नमस्कार, मैं हूं सुशील भट्ट और आप देख रहे हैं समाचार सच। समाचार सच में आज हम बात करेंगे कहानी आपातकाल की। आज़ाद भारत की कहानी में हमने पिछली बार आपको बताया था कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश अलग देश बन गया था, और जो शरणार्थियों की समस्या थी, यानी कि जो पाकिस्तान जो क्रूरता कर रहा था पूर्वी पाकिस्तान में, तो उससे निजात पाने के लिए इंदिरा गांधी ने एक तरीका निकाला। और भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ 1971 में, उसके बाद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके ये जो शरणार्थियों की समस्या थी उससे निजात पाई। उसके बाद शिमला समझौता हुआ, और उसके बाद इंदिरा गांधी के जीवन में एक ऐसा समय आया कि जब उनको एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा कि उनको इस देश में आपातकाल लगाना पड़ा। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि आपातकाल में उनके सारे विरोधी जेल के अंदर भर दिए गए। कुछ लोग आपातकाल को कुछ लोगों पे अत्याचार बताते हैं, लेकिन एक महान व्यक्ति, एक महान संत विनोबा भावे ने इसे अनुशासन पर्व कहा था। तो आइए बात करते हैं आज हम आपातकाल की। आपातकाल की कहानी की शुरुआत हम करते हैं जब जयप्रकाश नारायण एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और जयप्रकाश नारायण गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे, और जयप्रकाश नारायण एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि वो एक जनवादी नेता थे, और उनका जनता में बहुत अच्छा प्रभाव था। तो इसकी शुरुआत होती है जब गुजरात में जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहाँ के छात्र जो थे, वहाँ की मैस में खाना जब महंगा हुआ, तो जब वहाँ की मैस में खाना महंगा मिलने लगे, यानी कि महंगाई बढ़ गई थी। तो 1973 में महंगाई बढ़ी, और 1974 में महंगाई लगभग 23% बढ़ गई थी, और जो चीज़ 100 रुपये की मिलती थी वो 130 की मिलने लगी। तो कई छात्रों को एक समय का भोजन भी इसके लिए छोड़ना पड़ा। और उसके बाद गुजरात में जो चिमन भाई पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ छात्रों का इतना गुस्सा भड़का कि उसको वहाँ की स्थानीय जनता थी, उसके समर्थन से एक बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ खड़ा हो गया, और वहाँ चिमन भाई पटेल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, और उसके बाद वहाँ विधानसभा को भी भंग कर दिया गया। और इसकी लपटें उसके बाद बिहार में पहुँची, और बिहार में भी छात्रों का आंदोलन तीव्र हो गया, और छात्र चाहते थे कि ये जो छात्रों का आंदोलन था उसका जो नेतृत्व करें वो जयप्रकाश नारायण करें। तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार के पटना के गांधी मैदान में एक बहुत विशाल जनसभा हुई, जहां जयप्रकाश नारायण को लोगों ने लोक नायक की उपाधि दी। और उसके बाद एक और सभा हुई साल 1974 में, जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की बात कही। तो जो पटना का गांधी मैदान था वो भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, और जनता बहुत आक्रोशित थी सरकार से, और देश में सरकार के खिलाफ बहुत भयंकर माहौल बना हुआ था। तो जनता की आवाज़ जो थे वो जयप्रकाश नारायण बन गए थे। और जयप्रकाश नारायण ने, क्योंकि जयप्रकाश नारायण एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे, तो उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, और सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बनाया। और उसका जो इमरजेंसी लगी, यानी कि जो आपातकाल लगा, उसके पीछे कारण रायबरेली चुनाव को भी माना जाता है कि जब 1971 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो इंदिरा गांधी की इतनी लोकप्रियता थी कि इंदिरा गांधी को बहुमत से कहीं ज़्यादा अधिक उसको वोट ज़्यादा अधिक इंदिरा गांधी को सीटें मिली। और उसके बाद जब वहाँ रायबरेली से वो चुनाव लड़ी, तो वहाँ उनके खिलाफ राजनारायण ने चुनाव लड़ा। वो राजनारायण जो राम मनोहर लोहिया के काफ़ी करीबी माने जाते थे, और राम मनोहर लोहिया से बीच में उनकी कुछ मतभेद हुए, और राम मनोहर लोहिया के बारे में कहा जाता है कि लगभग वो 80 बार जेल गए। तो राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब जो राजनारायण थे उन्होंने जब चुनौती दी थी, तो फिर उसमें कोर्ट में मामला चला गया,
और उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया 12 जून 1975 को। 12 जून 1975 को जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट था उसने फैसला सुनाते हुए सबसे पहले इंदिरा गांधी की जो सदस्यता थी, संसद सदस्यता, उसको निरस्त कर दिया और उनकी 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। तो इससे क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर वो संसद नहीं रहती तो उनको कुर्सी छोड़नी पड़ सकती थी, तो एक बहुत बड़ा दबाव इंदिरा गांधी के ऊपर आ गया था। फिर इसके एवज में वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में भी 24 जून को कहा गया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने रह सकती है पर उनको वोटिंग का कोई अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण क्योंकि जो इंदिरा, वैसे तो उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू से काफ़ी अच्छे संबंध थे और जयप्रकाश नारायण भी इंदिरा गांधी को इंदू कहकर पुकारते थे कि बेटी इंदू करके कहते थे, लेकिन जो उनके आपसी जो वैचारिक मतभेद थे वो एक अलग विषय था। तो 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक ऐतिहासिक रैली को संबोधित किया। लाखों की संख्या में वहाँ लोग थे। तो जयप्रकाश, जब इंदिरा गांधी को लगने लगा कि उनके खिलाफ देश में माहौल है, तो उससे ठीक 5 दिन पहले यानी कि 20 जून को दिल्ली में इंदिरा गांधी ने कांग्रेसियों से एक रैली करने की बात कही। तो सारी देश की सारी ट्रेनों में और सारी बसें और सारे जितने ट्रकों में लोग भरकर, मतलब वहाँ जो दिल्ली थी, दिल्ली में लोग एकजुट हुए। दिल्ली के बोट हाउस क्लब में लोग एकजुट हुए और लाखों की संख्या में वो ऐतिहासिक रैली इंदिरा गांधी ने की थी। और उसके बाद 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने करीबन 5 लाख लोगों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता जिसने वाकई इंदिरा गांधी को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसके साथ ही जयप्रकाश नारायण ने वहाँ जो पुलिसकर्मी थे और जो वहाँ जो सरकारी अमला लगा हुआ था वहाँ, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसको देखने के लिए या उस पर नज़र रखने के लिए सरकारी अमला वहाँ पे मौजूद होता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई गलत आदेश आपका कोई बड़ा अधिकारी आपको देता है तो पुलिस उसे ना माने और सेना उसे ना माने। तो इंदिरा गांधी ने इसे मुद्दा बना लिया था, क्योंकि जो इंदिरा गांधी के बहुत खास करीबी व्यक्ति थे, जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे सिद्धार्थ शंकर रे, उनकी जब उन्होंने इंदिरा गांधी को अपनी राय दी, मतलब उनकी राय पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला किया। इंदिरा गांधी को लगता था कि उनके हाथ से सत्ता जा रही है और उनके खिलाफ पूरे देश में माहौल बना हुआ है। और उन्होंने जयप्रकाश नारायण की एक बात को पकड़ लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि आपके बड़े अधिकारी आप पर अनैतिक दबाव बनाते हैं, कोई आदेश आपको करते हैं, आप उस अनैतिक आदेश को ना माने। तो इंदिरा गांधी ने इसे विद्रोह के रूप में लिया और इंदिरा गांधी ने, जो उस वक्त फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति थे, वो उनसे मुलाकात करने गई और उन्होंने स्थिति से अवगत कराया। तो फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा, इंदिरा गांधी से कहा, क्या इसके अलावा कोई और चारा नहीं है? तो इंदिरा गांधी ने कहा कि देश में आंतरिक उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे इमरजेंसी अगर नहीं लगाई गई तो देश में बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी। तो फिर देश में इमरजेंसी लगाई गई। आधी रात को देश में इमरजेंसी लगाई गई और उसके साथ ही बहादुर शाह जफर रोड जो दिल्ली में है, वहाँ पर जितने भी जो उस समय इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल नहीं होते थे तो उसमें अखबार होते थे, तो अखबारों के जितने भी दफ्तर थे वहाँ की बिजली काट दी गई। और उसके साथ ही ये हुआ कि अगले दिन हाईकोर्ट भी नहीं खुलेंगे। तो ये फैसले आखिर कौन ले रहा था? क्योंकि इंदिरा गांधी इस तरीके की अलोकतांत्रिक महिला नहीं थी। ये फैसले ले रहे थे संजय गांधी, जो उनके बेटे थे। संजय गांधी, क्योंकि 2 पावर सेंटर, जो एक सफदरजंग रोड यानी कि जो इंदिरा गांधी का आवास था, सरकारी आवास, प्रधानमंत्री आवास, वहाँ 2 पावर ऑफ सेंटर बन गए थे। तो संजय गांधी की अपनी अलग कोठरी हुआ करती थी। तो संजय गांधी ने इस प्रकार से वो फैसला लिया। तो सिद्धार्थ शंकर रे को जब ये पता लगा तो उन्होंने इंदिरा गांधी से इसका विरोध किया और इंदिरा गांधी ने भी कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने फिर संजय गांधी से बातचीत किया, जो भी रहा। फिर अगले दिन मतलब अखबार छपे, लेकिन इक्का दुक्का ही अखबार छपे, क्योंकि उनकी कुछ अखबारों की बिजली काट दी गई थी। तो इस तरीके से देश में इमरजेंसी लगी। देश में जब इमरजेंसी लगी तो जो उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाले जो राजनारायण थे, उन पर सबसे पहली गाज गिरी, यानी कि उनको गिरफ्तार किया गया। और रात के 2:30 बजे जयप्रकाश नारायण को जो रामलीला मैदान के बगल में गांधी शांति एक प्रतिष्ठान था, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया। वहाँ वो सो रहे थे
और उसके बाद मोरारजी देसाई, चरण सिंह और चंद्रशेखर जो कि कांग्रेस के खुद नेता थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और देश के तमाम बड़े नेताओं समेत, छोटे बड़े नेताओं समेत अगले दिन यानी कि 26 जून तक लगभग 13,000 बड़े छोटे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 1,10,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। यानी कि पूरा लोकतंत्र इंदिरा गांधी के कब्जे में था और ये कहा जा सकता है कि इंदिरा का विरोध करने वाला देश में कोई नहीं रहा। और उसमें फिर उसके बाद मनमाने तरीके से इंदिरा गांधी द्वारा फैसले लिए गए, जिसे कुछ लोगों ने देश हित में भी बताया। क्योंकि जब देश में इमरजेंसी लगी तो कुछ लोगों ने कहा कि लोगों के ऊपर जाती हो रही है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ट्रेनें समय पर चलने लगी, जो सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी अधिकारी थे, वो समय पर आने लगे, यानी कि देश अनुशासित होने लगा। और जो एक महान संत थे जिन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया था, यानी कि उनका कहना था कि जो जमींदार हैं वो गरीब जो किसान हैं उनको अपनी जमीन बांट दें, ऐसे भूदान आंदोलन चलाने वाले। और देश की आज़ादी के समय से और गांधी जी के चहेते विनोबा भावे ने इसे अनुशासन पर्व का नाम दिया। और क्योंकि इंदिरा गांधी बड़े फैसले ले रही थी, संविधान में भी संशोधन किया गया। और उसके बाद जो इंदिरा गांधी के लड़के थे संजय गांधी, उन्होंने 5 सूत्री कार्यक्रम चलाया, जिसमें उनका परिवार नियोजन एक बहुत बड़ा एक वो रहा। और मुझे लगता है कि ये इनका बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि देखिए देश जो विकसित राष्ट्र होते हैं वहाँ की जनसंख्या कम होती है, तो आबादी नियंत्रण के लिए बहुत आवश्यक था और इससे देश बहुत आगे बढ़ता है। ये निर्णय वाकई बहुत सराहनीय था। और लेकिन इसके नाम पर कई जातियाँ भी हुई, परिवार नियोजन के नाम पर कई जातियाँ भी की गई, लेकिन ये दौर चलता रहा। और क्योंकि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो आम आदमी के अधिकार खत्म हो गए थे, आम आदमी के जीवन का भी अधिकार खत्म हो गया था। और उसके साथ ही जो इंदिरा गांधी थी वो जब तक चाहती तब तक प्रधानमंत्री बने रह सकती थी बेरोक टोक। और जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी तो उसके अगले दिन सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, क्योंकि पहले कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेने के बाद तब जाके इमरजेंसी लगनी थी। लेकिन हुआ इसके उलट, सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद अगले दिन सुबह यानी कि 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने जो आकाशवाणी है उसमें अपना उद्बोधन किया। और उसमें कहा गया कि देश के राष्ट्रपति, इंदिरा जी के शब्दों में कहा गया, इंदिरा जी ने कहा कि देश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रात भर इस पर मंत्रणा हुई, तो इस तरीके से देश में इमरजेंसी लग गई और जो देश का लोकतंत्र था वो इंदिरा गांधी की कैद में था। लेकिन उसके बाद दौर आया 1977 का, जब इंदिरा गांधी ने अचानक से इमरजेंसी खत्म कर दी और इंदिरा गांधी ने आम चुनाव की घोषणा कर दी। और जो रैलियों पे पाबंदी थी, जो मतलब जो राजनीतिक व्यक्ति रैलियां करते थे, उन पे सारी पाबंदियों को हटा दिया गया, चुनाव की घोषणा की बात कही गई और राष्ट्रपति से अपील की इंदिरा गांधी ने, जिसे राष्ट्रपति ने मान लिया था कि अब देश में आम चुनाव होने चाहिए। और देश के सारे नेताओं को, जो राजनीतिक कैदी थे, सबको छोड़ दिया गया। तो उस समय एक ऐसा माहौल बना कि जैसे आज़ाद होने के बाद लोग महसूस करने लगे, जैसे कि 1947 के बाद जब देश आज़ाद था तो वो जश्न का माहौल देश में था। क्योंकि करीबन 19 महीने की इमरजेंसी लोगों ने झेली और 19 महीने कई राजनेताओं को जेल में रहना पड़ा, जेल की हवा खानी पड़ी। तो अचानक से जब वो छूटे तो उन्होंने खुली हवा में सांस ली। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद उस जनता पार्टी की सरकार बनी जो कई पार्टियों का जो कुनबा था, वो कुनबों को एकजुट करके एक जनता पार्टी का गठन किया गया था। और जयप्रकाश नारायण उसके मार्गदर्शक थे। यानी कि जयप्रकाश नारायण चाहते तो खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उनका उद्देश्य कभी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा, क्योंकि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया था। और उनके पास 3 नाम थे। पहला नाम मोरारजी देसाई का, चरण सिंह का और एक दलित नेता हुआ करते थे। तो इस प्रकार से जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने मोरारजी देसाई, क्योंकि मोरारजी देसाई जब वो कांग्रेस में थे तो कई बार उन्होंने अपनी जल्दबाजी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में उन्होंने प्रस्तुत भी की और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने।
तो मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उनमें और चरण सिंह में काफ़ी मतभेद हो गए। और इस प्रकार से जो नई सरकार बनी, यानी कि लोगों को लगने लगा कि इससे अच्छा तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। भले इमरजेंसी लगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने देश से गरीबी हटाओ का नारा दिया, कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। तो ये जो सरकार थी ये ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रही थी। तो जब मोरारजी देसाई को सरकार चलाने में कठिनाई इसलिए महसूस होने लगी क्योंकि मोरारजी देसाई के इतर जो चरण सिंह थे, उन्होंने एक बार उनके सुपुत्र थे उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोरारजी देसाई से इसकी जांच करने को कहा। तो मोरारजी देसाई को लगने लगा कि ये मुझ पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, तो मतभेद और बढ़ गए। लेकिन वो ऐसा दौर आया कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के जीवन का सबसे खराब दौर आया, क्योंकि इंदिरा गांधी को उसके बाद जो सीबीआई जांच हुई और इंदिरा गांधी ने जो कहते हैं कि इमरजेंसी के दौरान जो जाती हुई, इसके लिए एक सहा कमीशन का गठन किया गया था। वो सहा कमीशन की भी जांच चल रही थी। और उसके बाद सीबीआई ने एक भ्रष्टाचार के मामले में इंदिरा गांधी के आवास पर गई और उनको गिरफ्तार करने की बात कही। उसके बाद जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके सीबीआई के जो निदेशक थे, जो डायरेक्टर थे, वो उनको ले जाने की बात करने लगे, तो इंदिरा गांधी ने थोड़ा समय मांगा और वो सफ़ेद साड़ी पहन के बाहर आई और बाहर पूरी भीड़ लगी हुई थी उनके आवास के बाहर। और जब उनको सीबीआई ले जाने लगी तो लोग बड़े आक्रोशित हो गए। और दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर के बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग थी, जो फरीदाबाद की कोई ट्रेन थी, वो शंटिंग वगैरह का कुछ मामला चल रहा था। तो वहाँ पर उनको फिर वहाँ जो कई दर्जन गाड़ियों से वहाँ पहुँचे और उन पर दबाव बनाया। तो उसके बाद उनको दिल्ली में ही कहीं पे एक रात हिरासत में रखा, अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने सीबीआई से सबूत मांगे पर वो सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो इससे जनता में एक संदेश गया कि जो मोरारजी सरकार है ये अनावश्यक, ये इसका मतलब जो जनता के हितों में इसको काम करना चाहिए। ये जनता पार्टी की जो सरकार है जनता के हितों में काम नहीं कर रही है, बल्कि ये विद्वेष की भावना से काम कर रही है। इसका ध्यान सिर्फ इंदिरा गांधी को किस तरीके से, मतलब इंदिरा गांधी को कैसे उसको नुकसान पहुंचाया जाए, इस पर ध्यान है। तो जनता की लहर, मतलब जनता की जो भावनाएं थी वो इंदिरा गांधी के प्रति और वो हो गई थी। और उसके बाद क्योंकि इंदिरा गांधी को थोड़ा डर भी महसूस होने लगा, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत जातियाँ हुई थी, तो इंदिरा गांधी जो संजय गांधी थे उनके प्रति बड़ी चिंतित थी कि कहीं संजय गांधी को लोग ना मार दें या इस टाइप से। तो डर भय के माहौल में रहने लगी। और एक ताकतवर लेडी जिसको आयरन लेडी कहा जाने लगा, उनके जीवन में भी एक ऐसा दौर आया कि जब उनको डर के या भयभीत होकर रहना पड़ा। और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब जो बिहार का एक बेलछी गांव हुआ करता था, तो वहाँ क्या हुआ कि अचानक कुछ एक दलित गांव था बेलछी, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ उन पे कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा या जो भी हुआ, तो वहाँ 11 दलितों को एक साथ जला दिया गया। ये बहुत बड़ी घटना थी जिसकी सूचना दिल्ली को 3 दिन बाद मिली। लेकिन इंदिरा गांधी उसके बाद जीप के माध्यम से, जैसे ही इंदिरा गांधी को पता लगा, इंदिरा गांधी जीप के माध्यम से, क्योंकि जुलाई का समय था और बरसात, आपको पता है कि बिहार में किस तरीके से बाढ़ आ जाती है, तो पहले जीप से गई, फिर ट्रैक्टर से गई, फिर आगे जब उनको मना किया गया कि आपकी जान को खतरा है क्योंकि आगे बहुत बाढ़ की स्थिति, वहाँ बाढ़ आई थी, और तो उसके बाद उन्होंने एक हाथी की व्यवस्था की और हाथी में चढ़कर इंदिरा गांधी 60 साल की उम्र में बेलछी गांव गई। और जब बेलछी गांव में उन्होंने अपने नेता को देखा तो उनको लगा कि हमारा दुख दर्द सुनने वाला कोई नेता यदि कोई है तो इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी ही उस दौर में बेलछी पहुंची थी। तो इससे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और बढ़ी और इंदिरा गांधी को लगने लगा कि अब उनका अभी राजनीतिक समय, उनका जो राजनीतिक दौर था वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी आगे भी उनका राजनीतिक वो बचा हुआ है। तो उसके बाद क्योंकि जो चरण सिंह थे वो बहुत कट्टर थे, मतलब वो ये कहते थे कि इंदिरा गांधी को जेल में डाल दो, इस टाइप की बातें करते थे। तो चरण सिंह ने इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत सारी मतलब चाहते थे कि कोई ठोस कार्यवाही हो। लेकिन मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस में रहे थे, तो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि एकदम से उनको ये लगता था कि इंदिरा गांधी को तो चुनाव हराकर जनता ने उनको वैसे ही सबक सिखा दिया है। तो इस प्रकार से चरण सिंह ने कई सीबीआई जांच करवाई इंदिरा गांधी के खिलाफ, और शाह कमीशन की जब सुनवाई होती थी तो वहाँ बिल्कुल एक जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि वहाँ बिल्कुल जो कोर्ट रूम है वो बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है, कभी तालियां बज रही है, कभी लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, तो इस टाइप से मतलब वहाँ पर होता था। और कई बार कोर्ट में खुद इंदिरा गांधी को पेश होना पड़ता था।
तो ये बहुत बुरे दौर से इंदिरा गांधी गुजर रही थी। तो उसके बाद जब इनमें जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, यानी कि जनता पार्टी की सरकार थी, तो उनमें और चरण सिंह में आपसी मतभेद होने लगे और संजय गांधी ने मोहरा बनाया राजनारायण को। वो राजनारायण जिन्होंने इंदिरा के निर्वाचन को चुनौती दी, जिन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव जीते भी, क्योंकि 1977 में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई थी और उसके साथ इंदिरा गांधी खुद भी चुनाव हार गई थी। तो संजय गांधी ने राजनारायण को मोहरा बनाया, राजनारायण से दोस्ती गढ़ी और राजनारायण उनसे इस प्रकार से मिलते हैं जैसे फिल्मों में एक आपने देखा होगा कि दृश्य एक तो जैसे जासूसी वाला कि मतलब वो एक गाड़ी छोड़ के आते थे तो दूसरी गाड़ी में बैठ जाते थे, मतलब अपनी गाड़ी से आए, फिर संजय गांधी थोड़ा दूरी पे होंगे उनकी गाड़ी में, फिर बैठ के फिर गपशप करते थे। तो संजय गांधी ने राजनारायण को एक प्रस्ताव दिया कि आप मोरारजी देसाई की सरकार को गिरा दीजिए, हम चौधरी चरण सिंह को, क्योंकि चौधरी चरण सिंह तो खुद इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी एक कूटनीति के तहत उन्होंने कहा कि हम चौधरी चरण सिंह को देश का प्रधानमंत्री बना देंगे कांग्रेस के समर्थन से। तो राजनारायण चौधरी चरण सिंह के हनुमान थे, उन्होंने बात उनसे जाकर कही और चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा जाता था कि वो तांत्रिक विद्या और जो ज्योतिषी है उसको बड़ा मानते थे, मतलब हर चीज में ज्योतिषी से राय लेते थे। तो उन्होंने अपने ज्योतिषियों से राय ली होगी, तो उन्होंने इस बात से नहीं, उस समय उन्होंने राय नहीं ली थी, मतलब चरण सिंह ने सीधे मना कर दिया। तो फिर ये कहा जाता है कि जो संजय गांधी थे तो उनके करीबी, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे कमलनाथ उनके मित्र थे, तो उनसे कहा कि आप जो उनको राय देता है, मतलब जो उनका जो उनका ज्योतिष है उससे ये कहलवाया जाए कि आप अगर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाएंगे तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो भी है, मतलब इस मामले में उनको सलाह दें। तो इस तरीके से उनको सलाह दी गई और धीरे धीरे मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें धीरे धीरे विधायकों ने इस्तीफा दिया, फिर मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, जिससे मोरारजी देसाई पर दबाव बना और मोरारजी देसाई को खुद इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन चरण सिंह को क्योंकि पहले गृह मंत्री बनाया था और उसके बाद कुछ समय के लिए पार्टी से मतलब उनको गृह मंत्रालय उनसे छीन लिया था जब उनमें आपसी मतभेद हुए, लेकिन चरण सिंह को मोरारजी देसाई ने दोबारा उप प्रधानमंत्री बना दिया था। तो चरण सिंह को जो उनके ऑस्ट्रेलेजर थे, मतलब जो ज्योतिष थे, उन्होंने मना किया था कि अभी कुर्सी मत छोड़ना और चिपके रहे। उन्होंने उप प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी, जबकि प्रधानमंत्री जो थे खुद उन्होंने, उनकी कैबिनेट तो खुद बर्खास्त हो गई क्योंकि मोरारजी देसाई ने ही खुद इस्तीफा दे दिया था। तो इस तरीके से उसके बाद चरण सिंह को कुछ दलों के साथ मिलके इन्होंने मतलब और कांग्रेस के समर्थन से चरण सिंह की सरकार बनी, मात्र 23 दिन की सरकार बनी और कहते हैं कि एक दिन भी ये उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाए और उसके बाद कांग्रेस ने एक कूटनीति के तहत अपना समर्थन वापस ले लिया और उसके बाद सरकार गिर गई और उसके बाद चुनाव हुआ। तो आज हमने आपको बताया कि किस प्रकार से देश में इमरजेंसी लगी और किस प्रकार के हालात देश में पैदा हुए और किस प्रकार से जो देश की राजनीतिक स्थिति थी कि मतलब कि बगैर कांग्रेस के, यानी कि बगैर कांग्रेस के एक सरकार बनी जिसको जनता पार्टी की सरकार कहा गया और वो सरकार भी देश में उस तरीके से काम नहीं कर पाई और उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी का दौर आया। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए समाचार सच। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बजाना मत भूलिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियोस अपलोड करें तो तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएं। और यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।